वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 जो 2023 आईसीसी के लिए दिया है, अभी रिसेंटली जो रिलीज़ हुआ है उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। हाउ मैनी पुलीज आर there in a movable block and tackle system of velocity ratio 5। तो अब यहाँ पर जब 5 पुलिस हैं तो ऊपर में 3 होंगे और नीचे में 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है इन अ मूवेबल ब्लॉक। तो मूवेबल ब्लॉक मतलब जो लोअर ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं मूवेबल ब्लॉक। तो आंसर होगा 2। सो 2 पुलिस आर देयर इन द लोअर ब्लॉक। ठीक है, मूवेबल ब्लॉक। जब इवन नंबर होगा तो ऊपर नीचे बराबर लेना, जैसे 4 यदि दिया है तो 2 अप 2 डाउन होगा। ठीक है, और यदि 5 है तो 3 अप 2 डाउन, ऊपर में ज़्यादा लेते हैं ताकि उसका एफिशिएंसी कम ना हो जाए। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे 2। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन है, देखिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल, डज द पोजीशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस चेंज इन अ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर है यस, तो इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ZA, ये एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। ठीक है, एक एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जा रहा है बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है, तो उसका जो पोजीशन है ना, पोजीशन है, जैसे मान लीजिए ये एक्स में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ गया तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया। और पीरियडिक टेबल में जो अरेंजमेंट होता है वो ग्रुप पीरियड्स, तो वो जो होता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। तो इसलिए 1 बढ़ गया तो ये भी एक ग्रुप इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए आंसर होगा यस। तो यहाँ पर डज द पोजीशन चेंज, तो आपको सिर्फ यस लिखना है, लेकिन कारण ये है। तो अल्फ़ा पार्टिकल भी जब होता है तभी भी चेंज होता है, और गामा रेडिएशन जब निकलता है तब नहीं होता है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा के लिए यस होगा और गामा के लिए नो होगा। तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है, तो रिवीजन करना है। ओके, अभी नंबर सी में जाते हैं हम। टू विच इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट द बीटा रेडिएशंस विल डिफ्लेक्ट वाइल पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन्स है। बीटा पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो वो किधर जाएंगे, यदि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो अब यहाँ से मान लीजिए बीटा पार्टिकल आ रहा है ना, तो ये बीटा पार्टिकल क्या है, नेगेटिव है, तो ये पक्का जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना टू विच चार्ज्ड प्लेट, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ऐसे अल्फा पार्टिकल फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, और गामा जो है वो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसलिए वो ऐसे सीधा चला जाता है, अनडेविएटेड। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, नेम द फोर्स विच प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मोमेंट। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया है, 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, 3 फोर्सेस में कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अभी मोमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए तो हम निकाल लेते हैं, तो टॉर्क ऑफ ए
है ना। ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 10 इंटू 4/100, तो ये कर रहे हैं 0.4 न्यूटन मीटर, ठीक है। और टॉर्क बी कितना होगा, बी का फोर्स है 12 और डिस्टेंस है 2.5/100, इसको सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया टॉर्क ऑफ फोर्स बी 12 इंटू डिस्टेंस 2.5, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना। 12 इंटू 25/1000, तो ये आ जाता है 0.3, ठीक है। और इसका आ जाता है 0.12 इंटू 2/100, 2 सेंटीमीटर है, तो 0.24 न्यूटन मीटर। अभी देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा है, 0.4 है, 0.3 है और या 0.24 है, तो सबसे ज़्यादा ये है। तो कौन सा फोर्स मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर आपको देखना है नेम द फोर्स, तो फोर्स का नाम देना है, तो फोर्स है ए, तो आंसर हो जाएगा ए। आपको सिर्फ ए लिखना है, आपको और कुछ नहीं लिखना है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। अभी सेकेंड आंसर में कैलकुलेट दिस मोमेंट, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर इन द एसआई यूनिट, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले कन्वर्ट कर दिया ताकि एसआई यूनिट में आंसर निकल जाए। तो ये हो गया 0.4 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो ये आपको ध्यान देना है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन अ बॉडी, दूसरा है शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। दो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और शेप ऑफ द बॉडी। यदि हम शेप चेंज कर देंगे तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, और शेप को सेम रखेंगे लेकिन किसी एक जगह पे ज़्यादा मास रख देंगे तो वहाँ पर सेंटर ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया दो फैक्टर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द सेंटर ऑफ अ व्हील ओ इज 6 न्यूटन मीटर, देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ एफ सेम फोर्स अबाउट ए। देखिए यहाँ पर ए है जो डायमीटर के दूसरे एंड में है ना, डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट, और अबाउट ओ ये टॉर्क भी दिया हुआ, तो टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो टॉर्क अबाउट ओ है 6, देखिए ऐसा यूनिट में दिया है, और फोर्स 20 न्यूटन है, और डिस्टेंस हमको निकाल सकते हैं, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ से मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओ दिया हुआ है, तब ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6/20 या 3/10, 0.3 मीटर, ठीक है। अभी बोलता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ए, तो अभी ये पूरा डिस्टेंस लेना है, अबाउट ए मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये डिस्टेंस पूरा लेना है, तो इसलिए डी डैश हम क्या करेंगे 2 इंटू डी, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस इसका डबल होगा, ये रेडियस था अभी ये डायमीटर हो गया, तो 2 इंटू 0.3, ठीक है, तो हो गया 0.6 मीटर। तो अभी टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ए फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स वही है 20 है, लेकिन डिस्टेंस देखिए डी डैश चेंज हो गया, अभी तो डबल हो गया 0.6, तो ये 12 न्यूटन मीटर हो गया, तो डिस्टेंस डबल हो गया तो टॉर्क भी डबल हो गया, तो ये हम समझ सकते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में जाते हैं,
if kinetic energy of a moving body is 40 joule, then what will be its kinetic energy when its velocity is doubled? अभी जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इससे पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 40 जूल इंटू डबल करना, मतलब 2 से इंटू करना। तो देखिए, तो जो भी वेलोसिटी है उसका डबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब 40 इंटू 4, तो 160 जूल हो जाएगी, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये जो पहले का जो एनर्जी है उससे 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो आप और थोड़ा डिटेल में आप लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे K1 बाई K2 हाफ mv1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये जनरल तरीका है, जब भी कंपैरिजन आएगा तो इस तरह से कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, ये काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी 2 लिख दिया, तो फार्मूला वही है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस दिए हो सकते हैं, हाफ हाफ कट जाता है, इसमें मास सेम हो जाएगा क्योंकि सेम बॉडी है। तो अभी वेलोसिटी 1 स्क्वायर, अभी वेलोसिटी 2 क्या हुआ, ये डबल हो गया इसका, तो इसका मतलब वेलोसिटी 1/4v1 स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अभी K1 कितना है 40 जूल और K2 यहाँ पर आ गया, तो 1/4, तो K2 इज इक्वल टू 40 इंटू 4, तो 160 जूल। तो देखिए, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। जनरल मेथड ये तरीका से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 6 में जाते हैं, 2 का 6 इस तरह से है। A freely suspended pendulum in air is disturbed once and left to oscillate on its own। तो पेंडुलम को शुरू करके छोड़ दिया और वो ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अभी ये वाइब्रेशन नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो इसमें से आपको आंसर लिखना है। तो आंसर ए हो जाएगा, फोर्स्ड नहीं होगा क्योंकि इसको फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम है, एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, वो एयर के फ्रिक्शन के कारण वो डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया पहला आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वन वे टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन। अभी जैसे हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2π√/g/L, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। तब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना है ना, तो यहाँ पर लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना है तो लेंथ बढ़ा सकते हैं, so by increasing the length of the pendulum। लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पार्ट 7 हम देख लेते हैं। 2 copper wires A and B are of same length at 30 degree Celsius. Radius of A is twice the radius of B. Which wire has greater resistance? अभी जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, वो है ρL/A। अब इसको रेडियस के बारे में बात करते हैं तो हम A नहीं लिखेंगे, L/πr² लिखेंगे। तो इससे पता चलता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, क्योंकि बाकी लेंथ सेम है और रो तो सेम है क्योंकि दोनों कॉपर वायर है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं r², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो ये r है रेजिस्टेंस और ये r है रेडियस।
तो क्या पता चल रहा है, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अभी इसमें रेडियस ऑफ ए इज़ ट्वाइस, तो ए का रेडियस ज़्यादा होगा, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा बी से। तो बी का कम रेडियस है तो उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आप ध्यान से देखना है कि व्हिच वायर, तो इसका मतलब आंसर है आपको बी। तो आंसर ए है, बी लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि वो पतला वायर है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस, मोटा वायर थिक वायर्स लो रेजिस्टेंस। अब सेकेंड में जाते हैं, व्हिच वायर विल हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी। सो both wires have same resistivity, same resistivity। क्यों? क्योंकि they are made with same material, copper wire है, as they are made with same wire and are at same temperature। ये तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ रेडियस, ये याद रखना है। ये सिर्फ नेचर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ टेम्परेचर सेम रखा है, फिर वायर भी सेम ही है, तो इसलिए वो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, लेकिन रेडियस की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो वो पहला आंसर होगा बी। तो इस तरह से आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो इस तरह से आएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।